और नाज़रीन, महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। उद्धव पहुंचे शिवसेना भवन। उद्धव की हिमायत में पार्टी वर्करों ने नारे लगाए हैं। दरअसल शिवसेना नेशनल एग्जीक्यूटिव की अहम मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में जब उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं शिवसेना भवन तो उनकी हिमायत में पार्टी वर्करों ने नारे लगाए हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत से अहम खबर, जिस तरह से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और हमारे साथी तमाम तर मौजूद हैं, सबका यही आज सबकी निगाहें महाराष्ट्र पर ही लगी हुई हैं कि आज का दिन क्या सियासत में नया रुख लेकर आता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर ताकत का मुजाहरा। शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे की हिमायत में पार्टी वर्करों ने ये नारे लगाए हैं। शिवसेना नेशनल एग्जीक्यूटिव की अहम मीटिंग मुनक्किद होना थी और उसी मीटिंग में ये नारे लगाए गए हैं। एक और अहम बात आपको बताएं कि आज शाम ही आदित्य ठाकरे भी एक अहम खिताब करने वाले हैं जिसमें वो तमाम तर चीज़ों को यहाँ पर सामने रखेंगे और ख़ासतौर पर जो ठाकरे परिवार है, किस तरह से ठाकरे परिवार का रिश्ता रहा है तमाम तर शिव सैनिकों से, उसको लेकर आज वो एक बयान भी देने वाले हैं। इस वक्त तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पार्टी वर्कर अपने नेता, अपने लीडर, अपने सीएम उद्धव ठाकरे के साथ खड़े नजर आए। तो मुंबई से अहम खबर महाराष्ट्र की सियासत से, उद्धव ठाकरे जब शिवसेना भवन पहुंचे नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए तो उनकी हिमायत पे पार्टी वर्करों ने ये नारे लगाए। और महाराष्ट्र के कई इलाकों में अब शिवसैनिक बागी अरकान असेंबली की मुखालिफत में सड़कों पर उतर आए हैं। रायगढ़ में शिव सैनिकों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। पुणे में शिवसेना के बागी रुकन असेंबली तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ का सीधा इल्जाम शिवसेना के कारकुनों पर है। पुणे में एकनाथ शिंदे और उनके बेटे के जरिए शुरू किए मेडिकल हेल्थ कैंप को भी निशाना बनाया गया है। यहाँ शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे की तस्वीर पर स्याही पोत दी। जी शिवसैनिकांची आहे ती पुण्यातून बाळासाहेबांचा जन्म आहे आणि सुरुवात आज तिथून झालेली आहे। हे तुम्हाला आज दिसलंय। जर पुण्यात कुठला आमदार असता तर त्याला रस्त्यावरती फिरून येणार ही परिस्थिती करू आणि मंत्री होता तर बंदोबस्त घेऊनच फिरा कायम, आणि तो पण केंद्राचा, महाराष्ट्राचा नको, कारण महाराष्ट्रात ही शिवसेनेची सत्ता आणि शिवसैनिक महाराष्ट्रात जागृती आहे। तानाजी सावंतांचं आज ज्या पद्धतीने ऑफिस फोडलं ही महाराष्ट्रामध्ये झालेली सुरुवात आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये जे जे गद्दार आहे त्या प्रत्येकाचं ऑफिस त्या ठिकाणी फुटलं जाईल। शिवसैनिक हा महाराष्ट्रातील जनतेच्या डोळ्यातील अश्रू आणि उद्धव साहेबांच्या डोळ्यातील अश्रू बघू शकत नाही, म्हणून शिवसैनिक जागा झालाय आणि या गद्दारांना धडा शिकवल्याशिवाय शिवसैनिक शांत बसणार नाही। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ लगातार अपडेट देने के लिए मौजूद है हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है शिवसेना भवन पहुंचते हैं उद्धव ठाकरे और अपने लीडर की हिमायत में उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जो पार्टी वर्कर हैं उन्होंने नारे भी लगाए हैं। तफसीलात चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से आज की जो बैठक है शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक, इस बैठक को काफ़ी अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक के बाद एक गाइडलाइन तय की जा सकती है महाराष्ट्र की सियासत में और किस तरह से आगे की रणनीति उस पर तय की जा सकती है। एक जोश के साथ शिवसैनिक साफ तौर पे यहाँ पे इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी यहाँ पहुँच चुके हैं। बाकायदा वो उतरने के बाद जो उनके समर्थक है उन्होंने अपना हाथ दिखाया और ये बताने की कोशिश की कि ये लड़ाई जारी है। और जिस तरह से सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लगातार शिवसैनिक जो है एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पूना में जिस तरह से उन्होंने तानाजी सावंत का ऑफिस तोड़ा, ये कहीं ना कहीं एक आगाज के तौर पे जरूर देखा जा रहा है। साथ ही रायगढ़ में जिस तरह से पोस्टर्स जलाए गए और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि एकनाथ शिंदे के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और एकनाथ के जो समर्थक है वो वहाँ पहुँचना शुरू कर दिए हैं। लोगों ने वहाँ पोस्टर्स लगाए, आह्वान किया है कि ठीक 4 बजे वहाँ पर लोग जमा हो। ये जो भीड़ यहाँ पे जमा हो रही है इसे देखते हुए पुलिस सुरक्षा बल बढ़ा दी है। थाना में धारा 144 लागू है जहाँ पे किसी को जमा होने की इजाज़त
इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी तरह की नारेबाजी या किसी तरह के पोस्टर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके बावजूद भी जिस तरह से देखा गया है कि राज्य के दूसरे जिलों में शिवसैनिक आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं, उसे लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर सवालिया निशान उठ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ सीएम उद्धव ठाकरे हैं और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय है एनसीपी के बाद दिल से पाटिल के पास, तो सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा होगा, खास करके अपोजिशन के बाद सरकार को घेरने के लिए। जिस तरह से शिवसैनिक लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं, इससे पहले हमने देखा था मुंबई के जो ऑफिस थे जो विधायकों के सदा सनकर के, उसके कार्यालय में भी इसी तरह के तोड़फोड़ की गई थी, उनके नंबर नेम प्लेट से उसको तोड़ दिया गया था, ब्लैक स्याही लगा दी गई थी। और जिस तरह से पूना में इसके असर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे के बेटे शशिकांत शिंदे, जिन्होंने मेडिकल हेल्प कैंप के लिए एक ऑफिस का निर्माण किया था, वहाँ पे इस तरह के कामकाज होते थे, मेडिकल हेल्प की जाती थी, उस ऑफिस को भी बंद करने की कोशिश यहाँ पे शिवसैनिकों ने की है। तो अब शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो एक्शन मोड में साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। राज्य के दूसरे जिलों में भी इसी तरीके के आंदोलन को देखने को मिल सकता है। संजय राउत ने भी सुबह इस बात को लेकर इशारा दिया था कि शिवसैनिक अभी संयम में है, अगर संयम उन्होंने तोड़ा तो कानून व्यवस्था हाथ में उठाना काफी रोकना किसी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। और इस बैठक में भी काफी लोगों की निगाहें होगी, किस तरह से उद्धव ठाकरे अपने जो कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लेते हैं, किस तरह से आगे की रणनीति तय करते हैं और क्या आदेश मिलते हैं जिले के जो अधिकारी पदाधिकारी है उनको। तो इस तरह के आदेश को लेकर अब शिवसेना किस तरह की भूमिका रखती है, क्योंकि एक तरफ प्रेशर टैक्टिक्स यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जिन जिन विधायकों जो विधायक यहाँ से उनके बागी हो चुके, उन विधायकों के क्षेत्र में भी इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था किस लेकर किसी तरह से वसीम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज शाम को आदित्य ठाकरे भी एक अहम मीटिंग करने वाले हैं, उसमें भी वो कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड जरूर खेलेंगे, अपनी वाबस्तगी का ठाकरे परिवार के साथ उसका भी वो इजहार करने वाले हैं। कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से पार्टी को बचाने की कोशिश जो है वो अब साफ तौर पर नजर आ रही है। जी जरूर, जिस तरह से देखा गया है कि शिंदे गट ने इस बात पर जोर दिया था कि असली शिवसेना उनकी है और ये शिवसेना के लिए जो उनको 2/3 नंबर चाहिए थे, आंकड़े चाहिए थे, वो भी उनके पास थे। ऐसे वक्त में शिवसेना पार्टी खतरे में नजर आ रही थी, उद्धव ठाकरे के हाथों से खिंचती हुई नजर आ रही थी, यहाँ तक कि जो धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह है वो तक खिंचता हुआ नजर आ रहा था। अब जिस तरह से शिवसैनिकों ने तोड़फोड़ करना शुरू की है, राजनीति करना शुरू, और जिस तरह से सीएम उद्धव ठाकरे ने अब तक महाराष्ट्र की जनता को और साथ ही शिवसैनिकों को 2 से 3 बार संबोधित कर चुके और हर बार उन्होंने इस बात पर ही सवाल उठाया कि शिवसेना ने सभी विधायकों को बनाया, शिवसेना ने उन्हें मंत्री बनाया, शिवसेना ने हर वो इज्जत दी जो पार्टी में किसी दूसरी पार्टी में नहीं मिल सकता। इसके बावजूद भी गद्दारी की गई, ठाकरे परिवार से गद्दारी की, यहाँ तक कि नाम और खींचने की कोशिश की रही, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। अब आदित्य ठाकरे भी इसी तरह से हमने देखा कि पार्षदों की मुंबई के विभागाध्यक्ष की बैठक उस दौरान भी उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, आप लोग चुनाव लड़िए, यही असली शिवसेना है जो लोगों को चुनकर लाकर दे सकती है। विधायक तो आते जाते रहेंगे, कॉर्पोरेटर आते जाते रहेंगे, चुनने वाले ही शिवसैनिक की मेन होते हैं। और आज शाम 6:30 बजे जिस तरह से एक कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे शामिल होने वाले हैं, इस कार्यक्रम के दौरान भी कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स जरूर होगी। ये बताने की कोशिश की जाएगी कि मुंबई में अब एक बार फिर पूरे जोश के साथ मुंबई महानगर पालिका के जो चुनाव आएंगे उसके अंदर भगवा झंडा बीएमसी पे लहराना चाहिए। इस तरह के कामों को अंजाम देने के लिए शिवसैनिकों को तैयार होना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो शिवसैनिकों के सामने आदित्य ठाकरे रख सकते हैं। और शायद साथ ही जिस तरह से जो पॉलिटिकल सीनरी चल रही है, जिस तरह से शिंदे ग्रुप की बगावत चल रही है, जो मुंबई के कई विधायक उसमें शामिल हो गए, तो उन्हें किस तरह से हराना है या उनके क्षेत्र में किस तरह से काम करना है, उसे लेकर भी एक रणनीति तय की जा सकती है। जी वसीम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, इससे पहले भी हमने महाराष्ट्र की सियासत को देखा है, आप भी कवर करते रहे हैं, कई बार हमने देखा कि शिवसेना के खासतौर पर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि तोड़फोड़ का शिकार रही है, आपसी इख्तलाफात भी सामने आते रहे हैं, लेकिन अब जिस दौर से शिवसेना गुजर रही है ये शायद सबसे मुश्किल वक्त है शिवसेना के लिए, और अगर इसमें से ये उबर जाती है, बाहर निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जाएगा। जो भी आगे निकलता है, जैसा भी होता है, इस पर आपका हम तज्जिया जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से शिवसेना एक हमेशा से एक आक्रामक पार्टी के तौर पे जानी जाती थी, अक्सर उनके जो वर्कर्स हैं रास्ते पे आकर तोड़फोड़ करने की एक उनकी हमेशा से कहानियां मशहूर है। अब जिस तरह से शिवसेना रास्तों पे आ रही है, तो शिवसेना के सामने सीएम उद्धव ठाकरे के सामने 2 सवाल है। एक तो पहला, राज्य के सीएम है तो कानून व्यवस्था बरकरार रखना है, तो दूसरी वहीं
कि सबसे पहले पार्टी जो शिवसेना नाम उनसे छीना जा रहा है उसे किस तरह से रोकना है, कार्यकर्ताओं में किस तरह से जान फूंकना है, कार्यकर्ताओं को किस तरह से आगे लेके जाना है, क्योंकि जो बागी विधायक है अगर कार्यकर्ता सड़कों पे आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र पे उन पर असर पड़ता है, उन पर दबाव पड़ता है। तो एक दबाव बनाने की यहाँ पे रणनीति साफ तौर पे दिखाई दी। पिछले 2 दिनों के, अगर आज 5 दिन हो चुके हैं, पहले या दूसरे दिन की बात करें तो जो बॉडी लैंग्वेज थी उद्धव ठाकरे की, अब उसमें काफी फर्क नजर आ रहा है। जो डिफेंस में आ गई थी, लोगों से अपील कर रही थी कि आप लोग आए पार्टी में शामिल हो, अब वो अटैकिंग मूड में नजर आ रही है। तो शिवसेना अपनी भूमिका नहीं छोड़ना चाहती है, साफ तौर पे बताने की कोशिश कर रही है कि ये पार्टी हमारी है और हम इसे लेकर ही रहेंगे, कोई भी इस पे दावा नहीं कर सकता है। जी, शरद पवार की तरफ से अभी आज का क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखिए, शरद पवार ने देर रात उद्धव ठाकरे से लगभग 1.5 घंटा बात की। कई मुद्दों पे चर्चा हुई, राज्य की स्थिति पे, मौजूदा स्थिति पे भी चर्चा हुई। साथ ही जब वर्कर्स अगर किसी तरह के राज्य में जाते हैं, वहाँ पे किसी तरह का हंगामा होता है, उस पर भी चर्चा की गई। और साथ ही फ्लोर पर अगर टेस्टिंग की बात आती है तो किस तरह से जाना, इस पर चर्चा की गई। लगातार शिवसेना के बड़े नेता शरद पवार के टच में है, फोन पे भी कई बार उनसे चर्चा होती है। एनसीपी के कई बड़े नेता हैं, वो उनसे टच में है। तो राज्य की मौजूदा स्थिति पे दोनों ही पार्टियों की निगाहें की है। कुछ देर पहले हमने देखा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में बैठक हुई है, उनकी भी एक रणनीति तय हुई। तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां अब एकजुट नजर आ रही हैं। कांग्रेस और एनसीपी ने साफ तौर पे अपना समर्थन उद्धव ठाकरे के साथ रखा है और कहा है कि जब तक सरकार नहीं जाती और आखिरी दम तक इस सरकार को बचाने की कोशिश करेंगे। अब उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि फ्लोर टेस्टिंग अगर होती है तो हम अपनी मेजोरिटी दिखाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है तीनों पार्टियों की तरफ से। अहम रहेगा कि अभी जो मीटिंग चल रही है शिवसेना भवन में, उसमें क्या कुछ हिकमत अमली तय की जाती है, किस तरह के बयान सामने आते हैं, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये जो अहम मीटिंग है ये वहां पर चल रही है। अहम मीटिंग के लिए जब उद्धव ठाकरे वहां पहुंचे थे तो शिवसेना भवन पार्टी वर्करों ने उनकी हिमायत में नारे लगाए थे। और इस सब के बीच आपको अहम खबर ये भी दे दें कि जिस तरह से हमारे साथी वसीम अंसारी बता रहे थे कि वहां पर जो हालात हैं उनको काबू में रखने के लिए भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। खास तौर पर एक बेहद अहम खबर हम आपको दे दें, मुंबई से ये अहम खबर आ रही है। मुंबई में दफा 144 का निफाज कर दिया गया है। बेहद अहम खबर इस वक्त की, मुंबई में दफा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने दफा 144 को नाफिज किया है। एहतजाजी मुजाहरे को देखते हुए दफा 144 का निफाज किया गया। जिस तरह से हमारे साथी वसीम अंसारी बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं और ये भी लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार अब जो शिव सैनिक हैं उनका कहीं ना कहीं एहतजाजी मुजाहरा सामने आ रहा है। चाहे थाने की बात करें, आसपास के इलाकों की बात करें, वहां पर भी सिक्योरिटी को लेकर इस तरह से पुख्ता किया गया है। तो उद्धव ठाकरे के सामने कई अहम चैलेंज और उसमें एक ये भी है कि रियासत में अमन व अमान, कानून को किस तरह से बरकरार रखा जाए। और इसी को देखते हुए पुलिस ने दफा 144 को नाफिज कर दिया है। संजय राउत ने साफ तौर पर कहा था कि अगर शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए तो हालात कहीं ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अगर शिव सैनिक भड़क गए तो आग लग जाएगी। हमने देखा था कि सुबह ही उन्होंने ये बयान दिया था और उसके बाद अब जो अहम मीटिंग शिवसेना भवन में हो रही है, जिसकी सदारत उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जब वो वहां पर पहुंचे, शिव सैनिकों ने वहां पर उनके लिए नारे लगाए, उनके साथ इजहार यगानिगत किया और इस एहतजाजी मुजाहरे को देखते हुए मुंबई में दफा 144 का निफाज कर दिया गया है। देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से न सिर्फ महाराष्ट्र के तमाम जो इलाके हैं वहां पर हालात अब धीरे धीरे दूसरा रुख इख्तियार कर रहे हैं, बल्कि मुंबई में सबसे ज्यादा अब एहतियाती तदाबीर देखने में आ रही हैं। सिक्योरिटी को लेकर यहां पर खासी एहतियात बरती जा रही है। शिव सैनिकों का एहतजाज लगातार अब बढ़ता जा रहा है। बागी अरकान असेंबली को, दफातर को निशाना बनाया जा रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए
सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता बंदोबस्त। मुंबई में दफा 144 का निफाज इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर है। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की, मुंबई में दफा 144 का निफाज कर दिया गया है। पुलिस ने दफा 144 को नाफिज किया है। दरअसल जो एहतजाजी मुजाहरे बागी अरकान असेंबली के खिलाफ हो रहे हैं, उसको देखते हुए दफा 144 का निफाज किया गया है। न सिर्फ मुंबई बल्कि शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने में भी हालात को पुरअमन बनाए रखने के लिए थाने कलेक्टर के जरिए 30 जून तक इम्तिनाई अहकामात यहां पर नाफिज कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं अहम खबर, रियासत भर में दफा 144 का निफाज कर दिया गया है। हम आपको फिर अपडेट दे रहे हैं कि पूरी रियासत में यानी रियासत महाराष्ट्र में दफा 144 का निफाज कर दिया गया है। तमाम एहतजाजी मुजाहरे जो हो रहे हैं उनको देखते हुए मुंबई समेत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में शिव सैनिकों का जो एहतजाज देखा जा रहा है, उसको देखते हुए दफा 144 का निफाज कर दिया गया है। रियासत भर में दफा 144 को नाफिज कर दिया गया है, दफा 144 लगा दी गई है। तो बेहद अहम खबर, लगातार महाराष्ट्र के हालात पर, खासतौर पर मुंबई पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार हमारे साथी आपको अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने आज जम्मू में एहतजाजी धरना जारी रखा। ये पंडित मुलाजमीन वादी कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग्स के तनाजुर में वादी कश्मीर से मुलाजमतों को जम्मू मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए 44 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी धरने में पंडित मुलाजमीन, उनके वालिदैन के अलावा कम्युनिटी लीडरों की एक बड़ी तादाद जमा हुई। इन मुजाहिरीन ने मुलाजमतों की मुंतकली के उनके हकीकी मुतालबे को तस्लीम न करने पर हुकूमत पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि एलजी इंतजामिया बगैर किसी ताखीर के उनके मुतालबे पर इंसानी जाविये से सोचे, वरना वो आने वाले दिनों में नई दिल्ली के जंतर मंतर तक एहतजाज करने पर मजबूर होंगे।
हमारी कम्युनिटी वहाँ 2010 से वहाँ सर्व कर रही है, एजुकेशन में बड़ा अच्छा वो काम कर रही है, वहाँ लोगों के बीच में बैठी है। तो उनको जो टारगेट किलिंग के बारे में जो गवर्नमेंट का अभी कुछ वाज़ेह पॉलिसी नहीं है कि इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि रहने के लिए जगह अभी नहीं है, अभी कुछ ही क्वार्टर बने हैं। हालांकि 6000 मुलाजिमों के लिए 1200 या 1000 क्वार्टर से बात नहीं बनेगी। तो बात बनेगी जब इनके लिए पूरा सेफ और सिक्योरिटी जोन हो तभी करेंगे। और आज भी हमने देखा कि इलाकाई देहाती बैंक ने एक जो ऑर्डर निकाला, उनको जो जम्मू से जो कश्मीर से बाहर वाले लोग हैं उनको ज्वाइन करने की धमकी दी है कि अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको नौकरी से निकल दिया जाएगा। तो वही वहम है यहाँ भी कि हम भी चाहते हैं, हम ये नौकरी के वहाँ जाने के हम कभी मना नहीं, पर जब तक हम वातावरण ठीक नहीं, जब तक वहाँ सिक्योर रहेंगे तब तक ठीक नहीं है। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने 25 जून को यौम स्याह के तौर पर मनाया। 1975 में इसी दिन मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। इस सिलसिले में जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पार्टी के लीडरान ने उस दौर पे मुल्क की सूरत हाल पर बात की। उन्होंने इन लोगों के किरदार पर भी रोशनी डाली जिन्होंने इक़्तिदार में उस वक्त की हुकूमत के इक़दाम की मुखालिफत की। मुक़र्रिरीन ने इन रहनुमाओं और कारकुनों के किरदार को याद किया जिन्हें हुकूमत के आमिराना किरदार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर सलाखों के पीछे डाल दिया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 2 साल बाद इमरजेंसी ख़त्म करने के लिए कांग्रेस हुकूमत पर दबाव डालने की अनथक कोशिशें करने वालों को तकरीब में एजाज़ से नवाजा गया। वो आपके सामने है। कश्मीर के अंदर भी परिवारवादी पार्टियों का लोगों ने, और आज हम ये भी संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले समय में यदि कोई ऐसी ताकतें जो आज सड़कों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, जो रास्ता रोक के बैठ जाते हैं, ये वही डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जो है लोगों का, ये फिर से ना उभर जाए। इसके लिए हम संकल्पकृत हो रहे हैं कि फिर से उन शक्तियों को जो लोकतंत्र को नहीं मानते, जो संविधान के प्रावधानों को नहीं मानते, पुनः से सिर न उठाएं, उनके प्रति हम जागरूक रहें। और इसके लिए हमने आज संकल्प भी लिया है। नूपुर शर्मा के बयान पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। अजमेर में नूपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम समाज की तरफ से खामोश जुलूस निकाला गया था। अब कल हिंदू समाज की जानिब से एक खामोश जुलूस निकाला जाएगा। साकिल हिंदू समाज की जानिब से नूपुर शर्मा की हिमायत में निकाले जाने वाले इस जुलूस को लेकर हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। जगह जगह इजाफी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। पुलिस का अलग अलग तरीके से व्यवस्था की गई है। मोबाइल पार्टियां और बीट्स और उसके साथ साथ जो फिक्स पिकेट्स हैं वो लगा के व्यवस्था की गई है। और साथ साथ वीडियोग्राफी और ड्रोन से भी इस रैली को कवर किया जाएगा। और सभी से ये अपील है कि किसी तरह के भी इस शांति को बनाए रखें और कोई भी आपत्तिजनक या धर्म विरोधी या किसी तरह के नारे या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगाएं और जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनकी पालना करें। अपने बाहर से भी 3 कंपनियाँ RSC की मंगाई गई हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। और सभी से ये मेरी अपील है कि शांति बनाने में पुलिस का सहयोग करें। न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात फसादात 2002 केस में PM मोदी जो कि उस वक्त के गुजरात के वज़ीर आला थे क्लीन चिट दिए जाने का खैर मकदम किया। अमित शाह ने इल्ज़ामात लगाने वाले सहाफ़ियों, NGOs और सियासी पार्टियों से माफ़ी का मुतालबा किया। अमित शाह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सच सोने की तरह चमकता बाहर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा। और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बह रहा है, चमकता हुआ बह रहा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नज़दीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है। और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है।
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, ये त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। एसआईटी में आज मैं आपको सत्य बताता हूं, एसआईटी का ऑर्डर कोर्ट का नहीं था। एक एनजीओ ने एसआईटी की मांग करी, कोर्ट ने फॉर सेक ऑफ आस्किंग हमारे लॉयर को पूछा, हमारे लॉयर ने कहा मुझे इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे। लंच आवर के बाद फिर से कोर्ट बैठी, हमारी सरकार ने कह दिया कि हमें कुछ छुपाना ही नहीं, तो एसआईटी बने, हमें क्या आपत्ति है। इट वॉज कंसेंटेड डिसीजन, गुजरात सरकार की रिकॉर्ड पर कंसेंट है, कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी लिखा। नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, महाराष्ट्र से ये खबर है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दफा 144 का निफाज मुंबई पुलिस ने किया है। एहतजाजी मुजाहिरों को देखते हुए दफा 144 का ये निफाज किया गया है। मुंबई समेत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में शिव सैनिकों का एहतजाज लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए अब दफा 144 का निफाज किया गया है। तो मुंबई में दफा 144 का निफाज किया गया है। हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अमित राय। अमित, फौरी तौर पर अपडेट चाहेंगे। लेकिन निश्चित रूप में मुंबई में धारा 144 जो है लगा दी गई है यहाँ पर, और एक जगह जो है 5 से ज्यादा लोग जो है इकट्ठा नहीं हो सकते। और 10 जुलाई तक मुंबई कमिश्नर ने आदेश जारी किया है, क्योंकि जिस तरह से हर जगह, चाहे पुणे में बात की जाए, थाने में बात की जाए, मुंबई में भी जो है तोड़फोड़, कालिक पोतना, पुतला जलाना, ये सब सारी चीजें जो है वो की जा रही है, जिसके लिए जो है ये प्रिकॉशन के तौर पर धारा 144 लगाई गई है। यहाँ पे आला अधिकारियों की बैठक में फैसला लिया गया है। अब मुंबई में तमाम पार्टियों के मंत्री, विधायक, सांसद, नगर सेवकों के दफ्तर पर सुरक्षा तैनात किया गया है। कोई भी भड़काऊ भाषण वाले बैनर न लगाए जाए। सभी इलाके अधिकारियों को पुलिस कायदा सुरक्षा की बातें बता शांति करने की अपील कर रही है। कहीं भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा न हो, कहीं पर भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाए। सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है। और मैं आपको बताऊँ कि मुंबई से सटे थाने में भी जो है धारा 144 लगाई गई है, क्योंकि वहाँ एकनाथ शिंदे का घर है, वहाँ पे एकनाथ शिंदे का घर है, और शाम को 4 बजे एकनाथ शिंदे के जो समर्थक है वो शक्ति प्रदर्शन भी करने वाले हैं। इसलिए मुंबई और थाने दोनों जगह धारा 144 लगाई गई है। यानी अमित, आपसे हम थोड़ा सा यहाँ पर ये क्लियर जानना चाहेंगे वाज़े तौर पर कि ये जो धारा 144 लगाई गई है, क्या ये पूरे स्टेट में लगाई गई है, पूरी रियासत में, या कुछ इलाकों में जहाँ पर ये एहतजाजी मुजाहरा बढ़ता जा रहा है? पूरी मुंबई में और थाने तो सटा हुआ इलाका है, यहाँ पे ये चीजें लगाई गई हैं। तो ये हमने देखा है थाने में भी जो है कई जगह जो है यहाँ पे पोस्टर पे काली पोती गई, कई जगह दफ्तर तोड़े गए, पुणे में भी हुआ, औरंगाबाद में भी हुआ, रायगढ़ में भी हुआ, मुंबई में भी हुआ। तो यहाँ पे मुंबई और थाने में 144 धारा लगाई गई, और थाने में भी शाम को 4 बजे एकनाथ शिंदे के समर्थकों का जो है शक्ति प्रदर्शन भी। और मैं आपको बताऊं कि मंगेश कुरानकर जो कुर्ला से विधायक है, जो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, कल उनके दफ्तर पे भी तोड़फोड़ हुई थी, उनके पोस्टर को फाड़ा गया था। उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है 80 जी अमित, तो लगातार वहाँ के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। अमित राय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.